नाज़रीन आदाब। अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज जिस मौजू पर बात हम करने जा रहे हैं वो है याह्या अफरीदी। उनके बारे में मुख्तलिफ थ्योरियाँ जो हैं वो मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही हैं, जिनमें से वाइल्डेस्ट थ्योरी ये है कि याह्या अफरीदी जो है वो असल में एक ट्रोजन हॉर्स हैं और उनको जो है वो बड़े शानदार तरीके से सारे जजों ने अपने साथ मिलाया और उन्होंने कहा कि काजी फायज ईसा को निकलवा दे, तू जज बन जा, चीफ जस्टिस बन जा। उसके बाद हम जो है ना वो सारे मिल के ऐसी की तैसी कर देंगे, इस हुकूमत की भी एस्टेब्लिशमेंट की भी, सारे के सारे एंड केम पानी है। क्या करूं मैं इस नाइविटी का। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मजाक आपने कितनी दफा देखे हैं। मैं इतना आपको देता हूं एज कि पिछले 2-3 साल के अंदर हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके जो फैसले हैं, हमारी एजेंसियों के, हमारी फौज के, और उनको देख के आपको लगता है कि यार इंतहाई नालायक और निकट्टू लोग हैं, इनसे तो कोई चीज़ मैनेज ही नहीं हो रही, बेसिक चीज़ें नहीं मैनेज हो रही। वो लियाकत, कर्नल लियाकत की बात हो रही थी पिछले दिनों की, यार वो कितना अच्छे तरीके से मैनेज करता था, जनरल फैज कितने अच्छे तरीके से मैनेज करता था। तो वो सारा कुछ जो है वो अब आपको देख के कहते हैं कि यार इसका मतलब है कि इस दफ़ा भी जो है ना वो इनसे गलती हो गई है और ये अब देखना है कि जस्टिस याह्या अफरीदी करेगा क्या। मेरा ख्याल है कि जस्टिस याह्या अफरीदी का माजी इस बात का गवाह है कि वो इतने आराम से मैनेज भी नहीं होते, लेकिन इतने आराम से किसी के दबाव में आकर बह भी नहीं जाएंगे, और वो कुछ साजिशी किस्म के जज हैं भी नहीं। अम, और अगर वो हैं तो उसके बारे में ये है जनाब कि अम, अभी तक आपको नज़र नहीं आया इस गवर्नमेंट का और इस एस्टेब्लिशमेंट का रिजॉल्व कि इस सिस्टम को चलाना है। चाहे आप 8 फरवरी का इलेक्शन हो, चाहे उसके बाद किसी भी तरीके से इलेक्शन के बाद के नताइज को मैनेज करना हो और अदालतों को और ट्राइब्यूनल्स को मैनेज करना हो, चाहे उसके अंदर जो 12 जुलाई का फैसला है, चाहे उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन है, उसके बाद एक तफसीली फैसला है, उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन है, उसके बाद 8-6 जजों का खत है। आपने देखा कि सब कुछ मैनेज किया गया। आपने ये भी देखा कि 8 जजेस यानी कि सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी आप कह सकते हैं, उसने एक फैसला दे दिया, लेकिन उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो इस मर्तबा ऐसा क्या होगा कि ये फैसलों पर अमल दरामद करवाना जो है वो लाजिम व मलजूम हो जाएगा। ये आपकी नाइविटी है, बेवकूफ़ी है जिसको मैं कहूँगा, क्योंकि ऐसे नहीं होने वाला। अगर याह्या अफरीदी पलट भी गए तो भी मार्शल लॉ लगा जाए बेशक, लेकिन मस ओ ओ नहीं बाहर आंदा जिहदी तुसीं उम्मीद लाए बैठे हो। दूसरी बात, एक थ्योरी है कि जी जस्टिस अमीनुद्दीन खान को हुकूमत लगाना चाहती थी। पहली बात तो ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को हुकूमत अगर लगाना चाहती थी, तो वो 5 का पैनल बना लेती, उन्होंने 3 का क्यों बनाया? दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लगाने की थ्योरी ये थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के बाद जस्टिस याह्या अफरीदी होंगे। जस्टिस याह्या अफरीदी होने से लगने से इनकार कर देंगे तो फिर जो गवर्नमेंट है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को ही लगा लेगी। अ, ये लीगली गलत बात है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो जो अमेंडमेंट की लैंग्वेज है उससे बड़ा क्लियर है कि 3 में से 1 को ऑफर की जाएगी। अगर वो नहीं मानता तो फिर बाकी 2 में से किसी को ऑफर की जाएगी। वो भी नहीं मानता तो फिर तीसरे को ऑफर की जाएगी। वो भी नहीं मानता तो फिर उसके बाद हो सकता है चौथे, 5वें, छठे पर बात चली जाए, लेकिन उसमें फिलहाल जो है वो अगला नंबर मंसूर अली शाह साहब का था, तीसरा नंबर मुनीब अख्तर साहब का होना था। तो जस्टिस याह्या अफरीदी ने ये फैसला तस्लीम करके बेसिकली गवर्नमेंट जो चाहती थी वही किया है, और मेरा ख्याल है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि उनसे मुकम्मल तौर पर बात जो है वो बिल्कुल ना की गई हो और बस एक फैसला कर लिया गया हो बेवकूफ़ी में, और फिर उसके बाद मामू बन जाए और फिर उसके बाद कहें कि हमसे गलती हो गई। तो अमीनुद्दीन खान साहब को अगर लगाना होता तो 5 लोगों की ही लेजिस्लेशन हो जाती है। अब इतना सारा कुछ हो रहा था तो ये भी कर गुजरते। अगली बात कि याह्या अफरीदी जो हैं वो बुनियादी तौर पर एक प्लॉय हैं, और अब जो जजेस हैं 2-3 मिलकर, वो एक लॉ चैम्बर से हैं, लॉ फर्म से हैं, तो वो मिलकर इकट्ठे जो है वो सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट किसी से अभी तक मैनेज हुई नहीं है बड़े आराम से। बंदयाल साहब से नहीं हुई, गुलजार साहब से नहीं हुई। खोसा साहब का आप कह सकते हैं कि आखिरी जज थे, लेकिन उनके दौर के अंदर जो है वो काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस जो आया था उसका कुछ हो नहीं सका था। तो गुलजार साहब के दौर में आया और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टेंटली डिवाइडेड है। काजी फायज ईसा के काबू में नहीं आई, गुलजार के काबू में नहीं आई, बंदयाल के काबू में नहीं आई। तो याह्या अफरीदी को भी अगर उस तरह की चीज़ करेंगे तो दूसरों के पास भी बहुत सारे टूल्स होते हैं ना खेलने के लिए। तो ऐसा होने वाला नहीं है। जैसे अभी 8 जज मैनेज हुए थे ना, ऐसा तो नहीं था कि वो बड़े कोई आज़ाद हो गए थे। पिछले 2 साल पहले, 3 साल, 5 साल पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला दिया कि बाजवा साहब को जो है वो एक्सटेंशन दी जानी चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये फैसला दिया कि जो 14 मई 2023 को इलेक्शन होना था, इसको उसके खिलाफ उन्होंने खतूत लिखे और मैनेज करवाया उनके ज़रिए एस्टेब्लिशमेंट ने जस्टिस बंदयाल को। तो ये जो बातें हैं ये किसी को बेवकूफ़ बनाया जाए वो, और कोई बेवकूफ़ बनना चाहे तो और बात है, ऐसे मामला तय होते नहीं है। चौथी बात, हामिद खान का ग्रुप जो है वो बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ा है, और वो अगर इलेक्शन जीत गया 29 अक्टूबर को तो फिर उसके बाद वकला सड़कों पर आ जाएंगे। ये ओवर एस्टिमेट करते हैं वकला भी अपने आप को, और कुछ हमारे दोस्त जो कि वकला की पॉलिटिक्स के ऊपर नज़र रखते हैं, जजेस की पॉलिटिक्स पर नज़र रखते हैं, वो भी उनके पावर को थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट करते हैं। देखिए,
वकला 2007 में मुकम्मल तौर पर यूनाइटेड थे। नून लीग लॉयर्स फोरम हो, चाहे पीपल्स लॉयर्स फोरम हो, चाहे इंसाफ लॉयर्स फोरम हो, चाहे पाकिस्तान बार काउंसिल हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, चाहे सिंध बार काउंसिल हो, पंजाब बार काउंसिल हो, तमाम बार काउंसिल्स, तमाम बार एसोसिएशंस, सब के सब जो हैं वो, और तमाम सियासी जमातें इकट्ठी थी। 2007 में इस वजह से दोबारा से बहाल हो गए थे चीफ जस्टिस साहब। उसके बाद 2009 में फिर उनको निकाला गया दोबारा से, जब ये हुआ आपका इमरजेंसी लगाई मुशर्रफ ने। तो 2009 में फिर अगर नवाज शरीफ ना लेकर निकलता अपने लोगों को सड़कों पर, मुस्लिम लीग नून ना निकलती लॉन्ग मार्च के लिए, तो वकला अकेले बहाल नहीं करवा सकते थे। तो ये उनकी एक अगेन नाइविटी है कि वो समझते हैं कि वो बहुत पावरफुल हैं। अभी भी वकला इस वक्त बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आपको ये मैं यकीन से बता सकता हूँ कि वकला जो हैं वो यूनाइटेड नहीं है। और जब वो यूनाइटेड नहीं होते तो फिर ये तसव्वुर में लाना जो है वो एक क्या कहना चाहिए कि कम अकली का ही, कम फहमी का ही एक जो है वो शाखसाना हो सकता है कि वो मुकम्मल तौर पर यूनाइट होकर और किसी तहरीक को चला सकेंगे, और एक ग्रुप जो कि यूनाइटेड ना हो वो किसी तहरीक को नहीं चला सकता। तो आखिर में कहा जा रहा है कि ये फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, क्योंकि फंडामेंटल राइट है जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना, और लिहाजा जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस बेसिस के ऊपर गिरा देगी इस तरमीम को। तो जो चीफ जस्टिस है, अच्छा पहली बात तो ये है कि जो भी तरमीम होती है उसको पहले तस्लीम किया जाता है और फिर उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने का उसको चेक किया जाता है। यानी कि जब प्रेसिडेंट ने एक दफा साइन कर दिया तो तरमीम अमल में आ गई, वजूद में आ गई। अब जो नया चीफ जस्टिस बनेगा उसने फैसला करना है। इस तरमीम के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा। उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की फॉर्मेशन होगी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए। उस सबको मैनेज करना पड़ेगा इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को गिराने के लिए। तो ऐसा सब कुछ होने के बाद भी अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट खड़ी ना रह सके इस बुनियाद पर, इन फ्रिवलस ग्राउंड्स के ऊपर, कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो फंडामेंटल राइट है। पहली बात तो ये कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो पाकिस्तान के लिखे हुए हैं कि क्या है। पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को भी बहुत सारे केसेस में जो है वो चेंज कर सकती है। दुनिया के बहुत सारे कवानीन के अंदर, बहुत सारे ममालिक के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो गारंटीड हैं। मगर क्या ये तय करना कि कौन सी चीज फंडामेंटल राइट है कौन सी नहीं है, ये किसी सहाफी ने, किसी वकील ने, किसी जज ने बैठकर तय करना है? ये बात भी बड़ी वाज़ेह है कि कौन कौन सी चीज जो है वो फंडामेंटल राइट है। सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट पाकिस्तान की कानून के मुताबिक ये है कि पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है। आप ये कह सकते हैं कि जी विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट कैसे कर रही है, वो तो धांधली की ज्यादा। कौन सा इलेक्शन है जिसके ऊपर ये एक्सप्रेशन कास्ट नहीं की गई? क्या 2002 का इलेक्शन जो था वो धांधली ज्यादा नहीं था? 2008 में क्या चौधरी शुजात और परवेज इलाही ने ये नहीं कहा कि ये जो धांधली का इलेक्शन है और ये धांधली नहीं धांधला हुआ है? क्या 2013 में इमरान खान धरना लेकर नहीं आया हुआ था? 2018 में आरटीएस बंद नहीं हुआ था? उतनी ही लेजिटिमेट असेंबली है ये जितनी पिछली 4 असेंबलियां थी उससे पिछले। अच्छा, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ना, आप तो कह सकते हैं इसका मैंडेट ही नहीं बनता था। वोट तो मिले थे क्या कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान को, मैं जस्टिस पता नहीं कौन है, तो शेख मुजीबुर रहमान को मिले थे। उसकी बुनियाद पर जो है वो असेंबली लेजिटिमेट नहीं थी, तो 73 का आइन भी जो है वो लेजिटिमेट नहीं है। अब बात यह है कि अगर आप एक रिग्रेसिव साइकिल में फंस जाएंगे, कायदे आजम जो है वो तो ब्रिटिश एजेंट था, तो अब वो पाकिस्तान भी नहीं बना, और उससे पहले जो है वो जो भी फैसले हुए वो सारे ये एक जो और फिर ये कहना है कि जी एग्जीक्यूटिव के जो है वो चेक हो गई। भाई चेक एंड बैलेंसेस तो रखने हैं। पहली बात तो ये कि ये एग्जीक्यूटिव नहीं है, ये पार्लियामेंट है, ये पार्लियामान है। पार्लियामान विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करती है और पार्लियामान सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। जब आप ये कहते हैं कि इसके चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हो सकते, पहली बात ये एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी नहीं आती। दूसरी बात ये कि हर चीज के ऊपर एक चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। सदर को कौन मुंतखब करता है? वो पार्लियामेंट मुंतखब करती है। सदर को इम्पीच करने का भी उसके पास इख्तियार है। सेनेट को मुंतखब कौन करता है? पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट का हिस्सा होती है, नेशनल असेंबली का, और प्रोविंशियल असेंबली से वो बनती है, और वो सेनेट जो है वो उसकी वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाती है। उनकी कौन करेगा अकाउंटेबिलिटी? अवाम करेंगे पाकिस्तान के। जो फौज है इसका जो सरबरा है उसको चुनता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आईएसआई एक बहुत ताकतवर इदारा, उसका सरबरा चुनता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। एक जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर इंटरनल चेक्स भी मौजूद हैं, और फिर उसके बाद उसको जुडिशरी भी चेक कर सकती है और उसको लेजिस्लेटिव भी चेक कर सकती है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको लगाने का इख्तियार भी पार्लियामेंट के पास है, उसको हटाने का इख्तियार भी जो है वो पार्लियामेंट के पास है, उसको इम्पीच भी किया। अच्छा, फिर आप ये कहते हैं कि जी जो जजेस हैं ये एक वाहिद इदारा होना चाहिए जो कि मुकम्मल तौर पर। भाई दुनिया में कौन सा मुल्क है जहां पर जजेस मुकम्मल मादर पितर आजाद हैं?
आप मुझे कोई वेस्टर्न डेमोक्रेसी दिखा दीजिए, एक दिखा दीजिए दुनिया के अंदर, जहां पर जजेस के ऊपर ना तो उनकी अपॉइंटमेंट में किसी और का इख्तियार हो, ना ही उनको निकालने का। यानी कि 6 जज आपने बिठाए हुए हैं इस वक्त जो मौजूदा इस 26वीं तरमीम से पहले तक की जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर 5 तो खुद बराजुमान हो जाते हैं और एक बैठ जाता है आके इनका साबिक जज, इनका जो भाईबंद होता है जिसको ये खुद नॉमिनेट करवाए हुए होते हैं, और फिर बाकी 3 रह जाते हैं जी, एक लॉ मिनिस्टर, एक अटॉर्नी जनरल और एक जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर। यहाँ पर उन्होंने 5-5 की, एक तो पहली बात यह है कि जो साबिक जज है वो घर बैठे, उसका कोई काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसके साथ 4 सीनियर जजेस, उसके साथ 5 मेंबर्स, वो मैं आपको बता देता हूँ, 2 मेंबर्स एक नेशनल असेंबली से, एक जो है वो क्या कहते हैं माइनॉरिटीज का नुमाइंदा, और एक आप कह लें कि सेनेट से गवर्नमेंट का, इसके अलावा लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। लेकिन इसके साथ साथ एक पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा भी है और 2 ऑपोजिशन के नुमाइंदे भी हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। ये ज्यादा इंक्लूसिव है पहले के मुकाबले में। जजेस का क्या मामला है कि भाई ये इनके जज, इनके मतलब आप एक गौर करें कि इस वक्त चीफ जस्टिस बने ना याहिया अफरीदी साहब, इनके बेस्ट फ्रेंड जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह, ये 3 लोग एक लॉ फर्म का बनाने वाले, अफरीदी, शाह एंड मिनल्लाह, ये एक ही जो लॉ फर्म के 3 लोग जो हैं वो कैसे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में साइमल्टेनियसली जज बन के बैठे हुए हैं? ये कैसे, ये दुनिया में कहां होता है? आप ये बताइए कि दुनिया के अंदर कहां होता है कि एक जज अपने बच्चे को, उसका कोई बाप हो, उसका कोई भतीजा हो, उसका कोई दामाद हो, किसी का ससुर जज लग जाता है, वो फिर अपनी मर्जी करना। ये सारे के सारे जो एक ही लॉ, फिर वकला की सियासत है, चैम्बर्स की सियासत है, एक ही जगह से आए जा रहे हैं। हामिद खान को सबसे बड़ी तकलीफ इस वजह से है कि ये जजेस की जो तैनातियां हैं उसके ऊपर बिला शिरकत गैर ये शख्स जो है वो हुक्मरान रहा है पिछले कई साल से। अब उसकी जो चौधराहट है वो खत्म हो रही है, तो उसको तकलीफ हो रही है और वो उसके लिए वकला को निकालने के लिए सड़कों पर खड़ा है। देख लेते हैं कितने निकलते हैं, वो भी लग पता जाएगा अभी कुछ। वो कहते हैं, वो गंजा जाके बैठते हैं ना नाई के पास, उसको जाके कहते हैं कि नहीं नहीं बाल कितने को, कहते हैं इधर बैठा रहे, अभी सामने आ जाएंगे। तो वो सामने आ जाएंगे कितने को अवाम जो है वो सड़कों पर आती है, वो हमें पता चल जाएगा जैसे पहले आई है। लेकिन ये जो लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें कि जो जुडिशरी है इसके ऊपर कोई चेक, एक्सटर्नल चेक नहीं हो सकता, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है कोई एलियन नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये होता है। ये कहना कि जी ये पार्लियामेंट जो है वो अच्छी नहीं है, तो ये जुडिशरी भी अच्छी नहीं है, इनके कौन से फैसले जो है वो तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखे गए हैं। ये जो फौज है वो अच्छी नहीं है, तो कोई दुनिया की ये फौज अच्छी है, ये फौज भी अच्छी नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा, और आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को, अमेरिकन सिस्टम को अगर देखेंगे तो वहां पर जो असल उस सिस्टम के चलने की वजह है वो ये है कि जो चीज, जिस चीज को आपने मुकम्मल आजादी, कोई ज्यादा पावरफुल होता है उसके ऊपर लेजिस्लेटिव चेक आता है, और फिर एक आईनी तरमीम के जरिए एक फैसला हो रहा है। मैं देखता हूं कौन से सुप्रीम कोर्ट है जो इसको आईनी तरमीम को सड़क पर उठाकर फेंकता है। ये आपको किसने बेवकूफ बना दिया, किसने पट्टी पढ़ा दी है? ये दुनिया के अंदर अगर कोई करके करके दिखा दे कोई, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप अगर ये समझ रहे हैं कि ये जो जजेस हैं वो बड़े अवाम के हवा के घोड़े पर, तो फिर वही जवाब है फिर मेरा कि आपने सिस्टम का रिजॉल्व नहीं देखा अपने आप को सरवाइव करने का। तो करके दिखाएंगे, मैं भी देखूंगा, हम भी देखेंगे कि कैसे जो है वो बदल जाती है दुनिया, कैसे कायनात जो है वो, कैसे सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है, मगरिब से निकलता है। तो आप देखते हैं कि निकलता है कि नहीं निकलता। आप तो निकाल के दिखाइए। अली वारसी नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।